सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हमने मोलैरिटी पढ़ ली है, नॉर्मेलिटी हो चुकी है, मोलैलिटी भी हो चुकी है, मोल फ्रैक्शन भी हो चुका है। तो ये पोर्शन ऑलरेडी हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर कर लिया था, क्योंकि +1 में अलग होता था, +2 में फिर आता था, लेकिन यहां तो सेम ही चीज है। इस चैप्टर में भी इन सबके क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, लेकिन ऑलरेडी हम इसे कर चुके हैं, तो आप फर्स्ट चैप्टर की कॉपी को रिवाइज कर लेंगे। इस चैप्टर में मेनली हमें दो चीजें पढ़नी है, एक तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और दूसरे राउल्ट्स लॉ, है ना। बस ये दो चीजें हैं। टोटल इस चैप्टर में 10 फॉर्मूले हैं और न्यूमेरिकल बहुत है, बहुत न्यूमेरिकल है इस चैप्टर में। तो मैं स्टार्ट करूंगा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन कॉलिगेटिव में सबसे पहले हर बार वांट ऑफ फैक्टर आएगा, तो मैं पहले वांट ऑफ फैक्टर से ही स्टार्ट करूंगा। वांट ऑफ फैक्टर आई का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन इनिशियल नंबर ऑफ मोल। Okay, for strong electrolyte, strong electrolyte means 100% dissociation. वाटर में डिसॉल्व करोगे I आफ्टर डिसॉल्यूशन 2/1, वांट ऑफ फैक्टर CaCl2 I 3/1 AlCl3 Al3 3Cl I4 Ca3PO4 whole twice 3Ca I5 एल्यूमिनियम फॉस्फेट। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में सॉल्ट बनाना सिखाया होगा। सर सर ये जो फॉर्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स, तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए लगा सकते हैं क्या? सबके लिए लगेगा बेटे, आप पढ़ते जाओ, बस अभी मैं वीक के लिए भी बताऊंगा ना। ओके सर। आ गया था, नोट हो गया। इस एग्जांपल में कोई किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो। सॉल्ट की ब्रेकिंग आनी चाहिए, तभी आपको वांट ऑफ फैक्टर आएगा, और इस चैप्टर में वांट ऑफ फैक्टर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा है, इसकी ब्रेकिंग कर लोगे? सर पढ़ा है सर। I 4 and 1 5, ये इसके अंदर की कोई चीज कभी बाहर नहीं जाती कोऑर्डिनेट स्फीयर के, है ना। तो इसकी ब्रेकिंग आनी चाहिए बच्चों, अदरवाइज चैप्टर में प्रॉब्लम होगी। लाइक क्रोमियम 6 SO4 ब्रोमियम H2O6 और SO4 -2। I कितना होगा बेटे? 2। ओके,
नोट कर लिया? Yes, sir. ग्लूकोज, सुक्रोज, यूरिया, नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इनका वांट ऑफ फैक्टर 1, इनका वांट ऑफ फैक्टर 1 होता है। आगे चलें। Yes, sir. वीक इलेक्ट्रोलाइट NaCl 1 minus alpha 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 I 1 minus alpha plus alpha upon 1 means I will be equal to 1 plus alpha CaCl2 इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। I is equal to 1 plus 2 alpha। इनिशियल तो डिवाइड बाई 1 ही रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। Ca3 PO4 whole twice means 3Ca2 2 PO4 whole thrice I equal to 1 minus alpha 3 alpha 2 alpha I is equal to 1 plus 4 alpha I is equal to 1 plus 4 alpha। बना लिया? Yes, sir. तो अल्फा के टर्म में जैसे K4FeCN6 का भी मैं बता दूं। K plus FeCN6 minus 4 1 minus alpha 4 alpha alpha I is equal to 1 plus 4 alpha। इसमें अल्फा के टर्म में लिखने में किसी को कोई कंफ्यूजन है? No, sir. सर बोलिए। सर इन इलेक्ट्रोलाइट को हम एक बार वीक में भी ले लें, एक बार स्ट्रॉन्ग में भी ले लें। हाँ ठीक है। वो जब क्वेश्चन बोल देगा ना अल्फा कैलकुलेट करो, इट मींस वो उसको वीक की तरह कंसीडर कर रहा है। अगर वो अल्फा के बारे में बात नहीं करता, इट मींस उसी को वो स्ट्रॉन्ग की तरह कंसीडर कर रहा है। ठीक है। तो खैर ये हो गया आई। डिसोसिएशन के केस में वांट ऑफ फैक्टर हमेशा ग्रेटर देन 1 होगा। पहले तो इसका नाम बताओ क्या होगा और फिर इसका वांट ऑफ फैक्टर बोलो। Hg2Cl2 नेम एंड वांट ऑफ फैक्टर अगर आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे मुझे? क्लोराइड। क्लोराइड। मर्क्यूरी क्लोराइड। मर्क्यूरस क्लोराइड। यस सर, +1। देखो आप इसे लाइटली मत लो, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको बता देंगे। मैं तो एक एग्जांपल देके सिर्फ आपको बता रहा हूं कि कैसे आप वहां पे ट्रैप हो जाओगे, ठीक है ना। मर्क्यूरस क्लोराइड वांट ऑफ फैक्टर 3 है। दिस इज नोन एज मर्क्यूरिक क्लोराइड। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इक होता है, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा अस होता है। इस पे ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है इसलिए अस, और इस पे +2 है इसलिए इक। जैसे फेरिक, फेरस, प्लम्बिक, प्लम्बस, स्टेनस, स्टेनिक। तो इक हमेशा तभी लगेगा जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा सॉल्ट के केस। Hg2 पे +2 ही लिखे हैं। नहीं, ये 2 है, लेकिन यहाँ पे मरकरी भी तो 2 है, तो 2 मरकरी पे 2 है तो 1 मरकरी पे 1 हो जाएगा बेटे, ठीक है।
थोड़ा इसकी ब्रेकिंग एक्सेप्शनल है, ध्यान रखना, इसलिए मैंने लिखवा दिया है कॉपी में। अभी आ जाएगा। अच्छा, ये तो 1/2 फैक्टर 3 है। अगर आपसे इसी का n फैक्टर पूछे तो, मतलब इक्विवेलेंट मास निकालने के लिए n फैक्टर कितना होगा, दोनों में आप और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट इज द n फैक्टर एंड व्हाट इज द i फैक्टर। देखो, n फैक्टर था क्या, टोटल पॉजिटिव चार्ज। टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है n फैक्टर इन केस ऑफ एसोसिएशन, डाइमराइजेशन। एसिटिक एसिड बेंजीन के अंदर डाइमराइज हो जाता है। ऐसा नहीं लगता आप लोग थोड़े अभी डल हो रहे हो, एनर्जी डिक्रीज होती चली जा रही है, क्यों? यस सर, आपको कैसे पता? हाँ एकदम सही। हर साल यही होता है, जिस जोश के साथ आप लोग स्टार्ट करते हो ना, लास्ट तक जाते जाते ऐसा लो हो जाता है एनर्जी कि कहीं के नहीं बचते हो। बट सर मोटिवेशन में कोई वो नहीं है सर, कमी नहीं है सर। अरे बेटे, क्या मतलब, मैं एक की बात नहीं कर रहा हूं, कोई कोई आप में से है भी मोटिवेटेड, बट ज्यादातर बच्चों का एनर्जी लेवल में देखता हूं ना, हाफ सिलेबस के बाद डाउन होने लगता है। और वो क्यों, ये सबसे बड़ा हेडेक होने लगता है। अब मैं कि इसको करूं कैसे, इतना सारा मैं कैसे करूं? यस सर। ठीक है ना। अरे यार, जितना हम पढ़ाते हैं उतना सारा थोड़ी ना आना है। आपने नीट का पेपर दिया था तो आपको पता है ना क्या आता, कितने बेकार चीजें आती हैं। यस सर। सिंपल उसे चैप्टर तो पूरा करना पड़ता है ना सर अच्छे से। बेसिक चीजें अच्छे से पढ़ो बेटे, हाई फाई की तरफ मत भागोगे। एक चैप्टर में 400 क्वेश्चन करूं तभी मेरे को, आप देखना 400 क्वेश्चन अगर करोगे तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। पहले तो मेरे से सुन लो आप, ठीक है। जितना हाई फाई की तरफ भागने की कोशिश करते हो उतना ही आप कॉन्फिडेंस अपना लूज करके बैठ जाते हो। आपको यह समझना होगा पहले कि भाई पेपर में आजकल ट्रेंड क्या है। ट्रेंड बता रहा है 720 का। अब अगर कोई बच्चा 720 लेके आ रहा है तो इट मींस घटिया पेपर है। वो पेपर नहीं है, घटिया पेपर है ना। इतना वो नहीं होता है। तो कहने का मतलब बेसिक बेसिक चीजें पढ़ो, ये नहीं कि जो आपको नहीं आता बस वही आने वाला है। अभी AITS अभी दिया होगा या देने वाले हो? कल ही दे दिया। दिया सर। AITS दिया ना? यस। कौन सा चैप्टर था? स्टार्टिंग के 4 चैप्टर। हाँ, आधे लोग तो उसी में फ्लैट हो चुके होंगे। नहीं सर, पेपर पूरे NCERT से ही था, अगर अच्छे से पढ़ी NCERT तो। यस सर, इजी था सर। जैसे आप कह रहे थे ना सर कि टफ आता है, बहुत टफ आता है, मतलब थोड़ा लेवल में अभी तक तो लेवल ऐसा कुछ नहीं लगा सर। तो फिर क्यों एनर्जी लेवल डाउन है? जब सब कुछ सही हो रहा है तो फिर क्यों इतना, मतलब ऐसे हाँ ठीक है सर करवाओ सर, ऐसे करते हो? सर एक्चुअली सिलेबस इतना जल्दी जल्दी चल रहा है ना सर, पिछला भी करना, तो बस टाइम की कमी है और कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ऐसा नहीं कि समझ नहीं आ रहा कुछ, समझ सब आ रहा है सर, थोड़ा प्रैक्टिस वगैरह की भी कमी है, मतलब टाइम की वजह से। बस रिवीजन का समझ नहीं आता। मेंटेन रखना। मैं तो इतना जानता हूं, फिर आपका सिलेक्शन होने के बहुत चांस होंगे। अगर वो डाउन हुआ तो फिर खत्म। तो बस टाइम की कमी है सर। टाइम की कमी रहेगी बेटे, वो सबके पास। और मैं बताऊं, नीट तो थोड़ा लेट जाएगा मे बी, तो आपको टाइम मिल जाएगा बहुत। पिछली बार तो लोगों को इतना बट टाइम कितना मिला, ही जाएगा सर, पिछली बार की तरह थोड़ी मिलेगा सर। आप समझे नहीं मेरी बात। ये तो क्लियर है कि मतलब मई में होने नहीं जा रहा है, 2-3 मई को जब भी होता था, ये तो यस क्लियर सर। है ना। तो आपको एक्सटेंडेड फॉर्म मिलेगा ही मिलेगा, चाहे 1 मंथ का ही क्यों ना मिले, मिलेगा जरूर। 2 बार भी तो हो सकता है सर इस बार। 2 बार मुझे लगता नहीं कि इस बार होगा, मुश्किल है इस बार, है ना। क्योंकि वैसे अगर जी मेंस का तो 4 बार कर दिया इस बार से। नहीं, सेशन अगर डिले करेंगे तो 2 बार थोड़ा मुश्किल हो जाएगा बेटे। कब पेपर लेंगे
और हर साल ये सेशन को मतलब लेट स्टार्ट करेंगे तो मतलब वो ट्रेंड बन जाएगा, और ये मुझे लगता नहीं कि ट्रेंड को चेंज करेंगे। एक साल बच्चों का खराब करके ये ट्रेंड उसी पे लेके आएंगे, मुझे ऐसा लगता है। बाकी पता नहीं क्या होगा, हो सकता है 2 बार भी हो जाए, अच्छी बात है। हाँ ये भी ऐसे सर जल्दी आना चाहिए, ये भी नहीं पता चल रहा है, हमारी डेट ही नहीं आ रही। नहीं, पहले तो सीबीएसई का डेट आएगा, उसी के बेसिस पे तो डिसाइड करेंगे ये। और 31 को, कल आज ही मैंने न्यूज पढ़ा कि 31 को आएगा। यस सर 31 ममता ने तो शायद वहां तक कर दिया जून में, बंगाल में। यस सर। यहाँ पे सारे दिल्ली में भी बच्चे बोल रहे कि जून में ही होगा, जून में होगा। और अगर ये जून में गया सीबीएसई तो समझ लो कि नीट तो कब होगा सर भगवान ही जुलाई जाने। में जाएगा नीट। समझ रहे हो, मतलब अगर फैब और मार्च की चीजें जून में चली गई तो मई की चीज कहाँ जाएगी, फिर से सोच को। मुझे नीट तो लगता सर नहीं। पेपर के बाद ही जुलाई होगा, अगस्त प्लस जाएगा ही सर। तो उस हिसाब से मुझे लगता नहीं कि आपको टाइम कम मिलेगा, टाइम बहुत मिलेगा। बट हमें तो यस सर, सिलेबस फिर तो मिल तेज जाएगा। करवाना पड़ रहा है। हमें तो सिलेबस इसलिए तेज करवाना पड़ रहा है क्योंकि कुछ पता नहीं ना, क्या पता ये कभी कर दे, तो हम तो रुक नहीं सकते ना यस इस सर। बेसिस पे। इनको तो सिर्फ बोलना है कि हाँ परसों है पेपर, सिलेबस तो करवाने में टाइम लगेगा ना। यस सर। चलो पढ़ते हैं यार, टाइम देखो भाग रहा है, 6 घंटे हो गए। हाँ, अब जरा देखो डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन का मतलब है कि बेंजीन को अगर एसिटिक एसिड को बेंजीन में डिसॉल्व कर दोगे तो एसोसिएट हो जाता है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहां चाहे मिथाइल हो या फिनाइल हो, दोनों कंडीशन में ये डाइमराइज हो जाता है। तो डाइमराइजेशन के केस में होगा क्या, वांट ऑफ फैक्टर डिक्रीज हो जाएगा। मैंने तो यहां ये कर दिया, जरा देखना, इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है ना। वांट ऑफ फैक्टर हमेशा 1 मोल से कैलकुलेट करेंगे बच्चे, तो 1/2। तो डाइमराइजेशन के केस में हाफ हो गया, मींस वांट ऑफ फैक्टर डिक्रीज हो गया इन केस ऑफ एसोसिएशन। अब जरा यहां समझना कि अगर मैं यही पैरेलली लिख रहा हूं जिससे कंफ्यूजन ना हो, यही एसिटिक एसिड अगर आप वाटर में डिसॉल्व कर दोगे तो ये डिसोसिएट हो जाएगा। ये क्लियरली जान लो, I इक्वल टू उस केस में 2 होगा, या फिर अल्फा के टर्म में आए तो 1 प्लस अल्फा होगा, है ना। तो एसोसिएशन बेंजीन में होगा, मींस नॉन पोलर सॉल्वेंट में होगा, पोलर सॉल्वेंट में नहीं होगा। तो दोनों एक साथ लिख लो जिससे याद रहे आपको। तो मैं डाइमेराइजेशन की बात कर रहा था, वांट ऑफ फैक्टर हाफ। ट्राइमराइजेशन हो तो वांट ऑफ फैक्टर 1/3। टेट्रामराइजेशन हो तो वांट ऑफ फैक्टर 1/4। मीन्स डाइमराइजेशन, ट्राई, टेट्रा, मोस्ट कॉमन डाइमराइजेशन ही है। In case of weak electrolyte, 1 minus alpha, alpha by 2, I is equal to 1 minus alpha plus alpha by 2. Trimerization हो तो 1 minus alpha, alpha by 3, I is equal to 1 minus alpha plus alpha by 3. Tetra हो 1 minus alpha, alpha by 4, I is equal to 1 minus alpha, alpha by 4. तो आप देखो डाइमराइजेशन है तो n की जगह यहाँ 2, ट्राई हो तो 3, 4, पैटर्न सेम है। आगे चलते।
Colligative. Say scroll up. Colligative properties. Properties which depends only on concentration. Which depends only on number of solute particle. solute पर किसी पे डिपेंड नहीं करता। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के लिए एप्लीकेबल है, लाइक सॉल्ट जिसका वेपर ना बनता हो। एप्लीकेबल ओनली फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट सॉल्यूशन में एक फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा, मोलैरिटी ऑलमोस्ट इक्वल टू मोलैलिटी कंसीडर करना है ना। और इससे आप क्या कैलकुलेट करते हो, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट इन द सेंस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट का मॉलिक्यूल। हमने बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा था ना कभी? अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? यस, ऑर्डर पढ़ा था उसमें। बॉइलिंग पॉइंट, boiling point, temperature at which vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. Vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. ये ग्राफ आपने बनाया होगा। ये था बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट का। वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर का जो रिलेशन है वो इन्वर्सली होता था, आपको मैंने पीछे लिखवाया होगा। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में एक पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सो एक बार सर ये वाला ग्राफ बता दो, ऊपर वाला। ओके, ये ग्राफ मैंने उसमें स्टेट ऑफ मैटर में बताया नहीं था क्या बच्चों? जरा मुझे बताओ। इंक्रीजिंग बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सर ये नहीं बताया था। आफ्टर एडिशन ऑफ, ओके अभी बता रहा हूँ, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अच्छा देखो, बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब है। आप घर पे जब पानी रखते हो गर्म करने के लिए, गैस के ऊपर नीचे से आग लगा दिए, गैस जला दी मतलब, तो आप देखो कि तुरंत नहीं बॉयल होता, थोड़ा टाइम लगता है ना। यस सर। मैं इसको ऐसे समझाऊं, ये है आप इसमें पानी रखे थे, ठीक है, और इधर से आपने गैस जला दिया। वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर है, मतलब बाहर का जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 1 atm, और यहां इसका वाटर का वेपर बनेगा तो इसका प्रेशर अप्लाई होगा इस पे। तो जब भी इसका वेपर प्रेशर बाहर वाले प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाएगा, तो वही टेम्परेचर क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप इमेजिन करो, जब आपने वाटर को रूम टेम्परेचर पे रखा होगा तो उसका वेपर प्रेशर कुछ 0.5 था, इमेजिन कर लेते atm। तो आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा,
टेम्परेचर इंक्रीज किया, वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। जिस टेम्परेचर पे वो 1 के इक्वल हो गया, मतलब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो गया, वही टेम्परेचर उसका क्या हो जाएगा? बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट। मुझे ऐसा लगता है मैंने उसमें बताया होगा आपको स्टेट ऑफ मैटर में, या नहीं बताया? नहीं बताया था। नहीं बताया। नो सर। ठीक है ठीक है। तो अभी समझ आया या नहीं आया बच्चों, जरा बताओ। यस सर। तो इसीलिए कोई भी चीज आप बॉयल करने जब रखते हो तो थोड़ा टाइम लगता है ना उसको बॉयल होने में। तो वो टाइम इसीलिए लगता है क्योंकि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है। तो पहले तो आप समझो कि जो वेपर प्रेशर, ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर, पी एक्सटर्नल। ये भी लिखो, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी एक्सटर्नल। ठीक है। कुकिंग टाइम inversely proportional to boiling point। पहाड़ों पे जाएंगे तो खाना जल्दी बनेगा या देर में? देर में। तो क्यों? क्योंकि वहां पे प्रेशर कम होगा, तो वहां बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा तो कुकिंग टाइम बढ़ जाएगा। देखो जरा। हाँ सर। यस सर। और प्रेशर कुकर में खाना जल्दी बनता है ना, मतलब प्रेशर हाई होता है उसके अंदर, प्रेशर हाई होगा, बॉइलिंग पॉइंट हाई तो कुकिंग टाइम कम। तो उससे आपके गैस की सेविंग हो जाती है थोड़ा सा, अगर प्रेशर कुकर में। इसलिए हर सर ये वाला ही बता दो, वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट वाला। वेपर प्रेशर इनवर्सली टू बॉइलिंग पॉइंट। हाँ मैं बता रहा हूं, वो भी बता रहा हूं बेटे, एक मिनट। यहां कहाँ बताऊं मैं, इस पास स्पेस नहीं है। चलो मैं इधर बता के ना फिर रफ कर दूंगा, है ना। देखो जरा समझना, एक कंटेनर में आप ईथर ले लो, एक कंटेनर में वाटर ले लो। बनाना नहीं, ईथर वाटर सिर्फ समझना है। ओके, दोनों को आपने सेम सरफेस में रख दिया, कौन इजीली वेपोराइज हो जाएगा? ईथर। तो ये क्लियर है ना कि वेपर प्रेशर ईथर का वाटर से ज्यादा होगा रूम टेम्परेचर पे। अब जरा समझो। हाँ। ये जो वेपर प्रेशर है, ये दो लाइनें में ऐसे ड्रॉ कर दूं तो ये वाला ईथर बनेगा और ये वाटर बनेगा बच्चे। देखो क्यों, वेपर प्रेशर इधर बढ़ रहा है ना, तो रूम टेम्परेचर में ले लेता हूं। चलो यार 25 डिग्री पे दोनों को लिया था, तो देखो ईथर का वेपर प्रेशर मैं इमेजिन कर लेता हूं 0.7, वाटर का वेपर प्रेशर उस टाइम पे 0.5 था ना। मेरी बात समझ रहे हो? हाँ ना, कुछ बोलोगे? यस सर। ये समझ आया कि ये ज्यादा क्यों है ईथर का वेपर प्रेशर? क्यों? क्योंकि उसका वेपोराइजेशन इजीली होता है ना, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है उसके अंदर। यस सर। चलो पहले ये वेपर प्रेशर डायरेक्टली टू टेम्परेचर, तो वेपर प्रेशर इनवर्सली टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। दो फैक्टर और लिखो, वेपर प्रेशर डायरेक्टली टू टेम्परेचर, वेपर प्रेशर इनवर्सली टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सर बॉइलिंग पॉइंट में कंफ्यूजन है सर मेरे को। सर बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है ना जिसपे मतलब बॉईल हो जाए, तो वो अगर कम होगा तो जल्दी नहीं बॉईल होनी चाहिए सर। बेटे वो मत लगाओ, जो मैं आपको बता रहा हूं वो लगाओ, है ना, ऐसा नहीं होता। ठीक है सर। वो नॉर्मल वाला मेथड लगा रहे हो, देसी वाला, वो नहीं होता। इसीलिए जो पढ़ाई की दुनिया है थोड़ी नॉर्मल वाली दुनिया से अलग नहीं होती। हाँ अब जरा समझो,
इन दोनों में बॉइलिंग पॉइंट किसका हाई होगा? ये 1 atm था, 0.7 वाले को जल्दी आप 1 तक पहुंचा सकते हो ना, और 0.5 वाले को भी 1 तक ही ले जाना है, तो थोड़ा उसको टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा कि नहीं? यस। तो आप देखो जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा था उसकी बॉइलिंग पॉइंट कम नहीं हुई। ये तो पूछे थे कि वेपर प्रेशर इनवर्सली टू कैसे हो गया, समझ आया अभी वेपर प्रेशर इनवर्सली टू कैसे हो गया बॉइलिंग पॉइंट के? यस सर। यस सर। यस सर। तो वेपर प्रेशर इनवर्सली टू बॉइलिंग पॉइंट, कुकिंग टाइम इनवर्सली टू बॉइलिंग पॉइंट, ये वो। So, vapor pressure inversely to FOA क्या है सर ये? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन लिक्विड। जैसे वाटर का वेपोराइजेशन लेट क्यों होता है? क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसमें हाई है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हाई है तो वेपर प्रेशर कम हो गया उसका। Got it sir. चलो, नोट हो गया ये? यस सर। Yes sir. अब जरा समझना, ये है ये रूम टेम्परेचर है, यहां पे वेपर बन रहा था, ठीक है? तो वेपर प्रेशर था। अब अगर इसमें आपने नमक डाल दिया तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? ये सॉल्वेंट था मतलब वाटर, और ये सॉल्यूशन था मतलब NaCl डाल दिया इसके अंदर। तो NaCl डालेंगे तो यहां वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा या इंक्रीज होगा? बताओ, इमेजिन करो। डिक्रीज। डिक्रीज। गुड। NaCl डालने से क्या होगा कि NaCl का वेपर तो बनता नहीं, वो सरफेस के कुछ रास्तों को ब्लॉक कर देगा, तो वेपोराइजेशन के लिए रास्ते कम हो गए, तो जो यहां वेपर प्रेशर आएगा वो डिक्रीज हो जाएगा। नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जब भी ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। पहले देखो, पहले हर सरफेस से वेपर बन रहा था, लेकिन जब आप NaCl डालोगे तो आकर के कुछ सरफेस को वो क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। मतलब वेपोराइजेशन के लिए सरफेस कम हो गई, इसलिए वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ये बात मेरी समझ आई या नहीं आई? नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डालने से। यस सर। यस सर। वेपर प्रेशर इनवर्सली टू बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हुआ तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज। अब इस डेफिनेशन पे आ जाओ। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का क्या मतलब? इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट आफ्टर एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज नोन एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये डेफिनेशन देखो, सभी को समझ आई या नहीं आई? जब भी नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाले होंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ होगा तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हुआ होगा? इंक्रीज सर। इंक्रीज। उसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखो पेज नंबर 108 पे आओ। पहले आप 108 पे देखो, एक ग्राफ बना होगा, मिल गया आपको?
यस वेपर सर। प्रेशर और टेम्परेचर। यस सर। तो ये सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट था। टी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। जब नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किए तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गई? इंक्रीज। यह सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। ये ग्राफ आपको समझ आ रहा है? ये मान लो 1 atm है। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर देखो हाई था, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो गया, इसीलिए उसकी बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गई। ये सॉल्यूशन है। ये ग्राफ देखो समझ आया क्या? इन दोनों का डिफरेंस डेल टी बी। डेल टी बी क्या होगा? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। टी नॉट क्या है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। ये ग्राफ समझ आया बच्चों? हाँ ना कुछ बोलोगे, मैं कैसे जानूं? यस सर। आगे सर। यस सर। तो नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड किया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, इसी को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। यहां से एक फॉर्मूला निकल के आएगा, डेल टी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। इसका डेरिवेशन है, लेकिन इस डेरिवेशन को आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं। मोलैलिटी हटाओगे तो एक कांस्टेंट लगाओगे के बी, और क्योंकि ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो वन टॉप फैक्टर आप अपने मन से अप्लाई कर दोगे। के बी क्या होगा? मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। दिस इज आल्सो नोन एज इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। मोलल एलिवेशन कांस्टेंट एंड इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई करें तो डेल टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी नॉट आई के बी इंटू मोलैलिटी को। मोलैलिटी हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था, गिवन मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000, मोलर मास ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। आपको सिर्फ अगर ऊपर कुछ भी ना समझ आया हो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ ये एक फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। आपको बॉइलिंग पॉइंट नहीं समझ आई, वेपर प्रेशर नहीं समझ आया, कुछ भी नहीं समझ आया, छोड़ दो, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखो, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा आपको। ऊपर करना ये लो। और या बस? थोड़ी सी और कर दो सर। थोड़ी सी और कर दो। यहां से थोड़ा फास्ट लिखो बच्चों। सर हो गया। अच्छा पहले ये बताओ, कल 3 घंटे का पेपर आपने पूरा कर लिया था टाइम में? यस सर। यस सर। देखो बात यही है, टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना। 3 घंटे के अंदर पेपर होना चाहिए, और बायो हमेशा पहले करोगे, केमिस्ट्री मिड में और फिजिक्स बाद में, ये रूटीन होना चाहिए। बाकी फिजिक्स जिसको पसंद है वो पहले फिजिक्स कर ले, केमिस्ट्री बाद में करे, है ना? तो ये चीज पैटर्न लगाना, और कोशिश ये करना कि लास्ट जो भी करो उसके लिए 45 मिनट आपके पास होने ही चाहिए। कुछ भी करो उसके लिए 45 मिनट्स होने चाहिए आपके पास। ये टाइम सेविंग का ध्यान रखना। वैसे तो रूल ये है कि 3 घंटे के पेपर में 1 घंटे में बायो होनी चाहिए, 1 घंटे में केमिस्ट्री और 1 घंटे में फिजिक्स, ये है।
तो सर चलो फिजिक्स नहीं हो 1 घंटे फिजिक्स नहीं हो पाती 1 घंटे। बेटे फिजिक्स अगर 1 ये घंटे सर मेरी भी हो रही है। इस पेपर में बायो हो पाएगी। 40 पर 45 बायोलॉजी मिनट में जल्दी हो जाती है। वो तो बेसिक टारगेट ऐसे रखते हैं ना कि बायो अराउंड 45 मिनट में हो जानी चाहिए पूरी की पूरी, और केमिस्ट्री अराउंड पूरी 45-50 मिनट में, बाकी अराउंड सर 1.5 जैसे घंटे रिवाइज बचाना करने का पड़ता है। टाइम नहीं मिला था सर कल। क्वेश्चंस तो सारे मतलब देख लिए थे, मतलब हो रहे थे जो ठीक है, बट अपना अच्छा, पेपर रिवाइज करने का पूरा नहीं मिला टाइम, 1 मिनट बेटे, 1 मिनट। चेक करने का। सर मेरा आप 1 केमिस्ट्री मिनट। छूट गया था, मैंने फिजिक्स पहले किया था, मेरा फिजिक्स पूरा हो गया था। हाँ, तो फिजिक्स पूरा होगा तो फिर लास्ट में क्या किया ये बता। सर मैंने केमिस्ट्री लास्ट में करा था ना, क्योंकि तो बस कम से कम 10 क्वेश्चन तो तेरे छूट गए होंगे। यस सर। तो बात वही है, जो आप पहला करोगे वो सर सबसे मेरे को बेस्ट होगा, मतलब ना लेकिन क्या कहते उसका हैं, मतलब साइड केमिस्ट्री इफेक्ट से आपको इजी लास्ट वाले पेपर पे दिखेगा, जो लास्ट में अटेम्प्ट करोगे। यस सर। तो ये बेस्ट वे नहीं है कि आप लास्ट में 10 क्वेश्चन छोड़ दो, उससे तो 40 तो आपका वैसे ही माइनस हो गया, मेरिट में कैसे आओगे आप, बाहर हो गए आप तो। भाई आप देखना, इसी का रिजल्ट जब आएगा तो सारे के सारे मार देंगे बच्चे, ठीक है। और आप तो 10 छोड़ ही आए, और बाकी जो करके आए होंगे तो 100% तो सही होना नहीं है। तो आप समझो ना आप कहां छूट गए, बहुत पीछे छूट गए बेटे। इसलिए नॉलेज फैक्टर मतलब रेसेसिव होगा, टाइम फैक्टर डोमिनेंट होगा। मैं बता दूं, जितना भी आईटीएस होगा, अगर जो आप पूरा पेपर नहीं कर पाए तो ये आपका ड्रॉबैक है। चल एक ये हुआ एक फॉर्मूला। दूसरे फॉर्मूले पे आते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट किसे कहते हैं? अरे भाई फ्रीजिंग पॉइंट तो बोलो। जिस पॉइंट पे फ्रीज हो जाए। टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड लिक्विड बिकम्स एट इक्विलिब्रियम, या फिर वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड शुड बी सेम। ठीक है, वो होता है फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट तो यार 9th-10th में कहीं रहा होगा। बॉइलिंग पॉइंट फ्रीजिंग पॉइंट नहीं जानोगे तो कैसे बात बनेगी। Decrease in freezing point of solvent after addition of non-volatile solute। डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का 0 डिग्री होता है ना? यस सर। तो ये 0 डिग्री पे आते फ्रीज हो गया, ये सॉल्वेंट था आपका, वेपर प्रेशर। यहां पे इक्विलिब्रियम आ गया होगा सॉलिड और लिक्विड में। लेकिन जब आप नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा। ध्यान देना, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ था, फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का तो पहले ही 0 था, इसका मतलब अब सॉल्यूशन माइनस पे फ्रीज होगा। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है डेल टी एफ। डेल टी एफ इज इक्वल टू टी नॉट माइनस टी एस। इस बार टी नॉट ग्रेटर होगा। ये दो चीज ध्यान रखना। बॉइलिंग पॉइंट में टी एस माइनस टी नॉट था। टी एस क्या है? यहां पे फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन है, वहां पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन था। तो डेल टी एफ इज इक्वल डायरेक्टली टू मोलेलिटी। बाकी सारी चीजें तो सेम ही होंगी, डिफरेंस बस यही था। डेल टी एफ इज इक्वल टू आई के एफ इंटू एम। के एफ क्या है? मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या फिर क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट।
क्रायोस्कोपिक, ये दोनों नाम भी याद। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं, डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डिपेंड्स ओनली ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट, सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है Kb और Kf। डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट के लिए डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी। यहां से इस फॉर्मूले को और इलेबोरेट करें तो डेल टी एफ इज इक्वल टू टी एस इज इक्वल टू आई के बी इंटू गिवन मास 1000 मोलर मास इंटू वेट ऑफ सॉल्वेंट। या सर केएफ होगा, आपने केबी लिखा है। इन दो फॉर्मूलों पे सारे न्यूमेरिकल्स भरे पड़े हैं सर जी। सर केएफ और केबी दोनों के दोनों नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करते हैं। जी हाँ, क्योंकि कांस्टेंट है ना नेचर ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्यूट पे नहीं करते, सॉल्यूट पे नहीं, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ, 119 पे आओ जरा। 119 पे क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, तीनों क्वेश्चन बता दो। सर क्वेश्चन नंबर क्या है? 4, 5, 6। सर फर्स्ट 4 और 3, नहीं फर्स्ट 4 सर 2 4 4 देख अलग अलग आंसर कैसे। पहले का तो सेकंड, यस फोर्थ का सर। तो फोर्थ का सेकंड होगा, फिफ्थ का फोर्थ एंड सिक्स्थ सेकंड का होगा बेटे, क्योंकि इसी में वॉल्यूम टर्म इन्वॉल्व है। जिसमें वॉल्यूम टर्म होता है टेम्परेचर पे सिर्फ वही डिपेंड होता है, बाकी मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन नहीं डिपेंड करते। हाँ, फिफ्थ का फोर्थ अनचेंज, अनचेंज। क्योंकि ये सिर्फ नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे नहीं। ठीक है। और 6 नंबर देखो कितना घटिया सा क्वेश्चन है। 6 नंबर बेरियम हाइड्रोक्साइड का वाटर फैक्टर पूछा है। 3 होगा फोर्थ ऑप्शन। तो आप देखो सॉल्यूशन इतना सारा पढ़ोगे, 17 में देखो क्या क्वेश्चन आया है। ये 2 क्वेश्चन जो आया है 17 में कितना घटिया है, और सॉल्यूशन में आप कम से कम 100-200 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, और आता क्या है ये। तो ऐसी ऐसी चीजें आती हैं। हाँ, अब मैं और भी क्वेश्चन लेता हूं वांट ऑफ फैक्टर वगैरह के भी। 118 पे 38 नंबर, 118 पे 38, फटाफट करो, बहुत सारे क्वेश्चन बनाने हैं मुझे 15 मिनट में। 118 पे 38 आंसर बता दो। सर फोर्थ ऑप्शन। 32 नंबर, सेम पेज पे 32 नंबर। सर 1 आएगा सर, फोर्थ ऑप्शन 1। फोर्थ ऑप्शन। बाकी देखो कैसे उसने ब्लफ किया है, 0.3 मोलर लिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। समझ जाओगे। यस सर। और भी क्वेश्चन आते हैं। 120 पे जरा 10 नंबर देख लो। ये क्वेश्चन हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था, सेम क्वेश्चन यहां भी ले आके रख दिया इसने। रिलेशन याद है, ये रिलेशन जो मैंने करवाया था,
मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन 1000 बाय में मोल फ्रैक्शन इनटू मास ऑफ द सॉल्वेंट। ये रिलेशन मैंने करवाया था। मोलैलिटी इसकी 1 दी हुई है और एक्स बी को 1 माइनस एक्स से ले लो, बस एक ही अननोन बचेगा, सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखना जरा, 13 ऑन द सेम पेज। नंबर सर सेकंड ऑप्शन। सर फर्स्ट। फर्स्ट है सर। फर्स्ट। कैसे? फर्स्ट है। ये फॉर्मूला भी नोट करो। Del TB means elevation in boiling point. Want of factor into molarity. मोलैरिटी दोनों सेम ही है तो कुछ भी ले लो। डेल TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वांट ऑफ फैक्टर इनटू मोलैरिटी के मल्टीप्लाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऑस्मोटिक प्रेशर, ये जो पाई है ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, अभी आगे पढ़ेंगे हम, I इंटू एम। ये है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डायरेक्टली टू I इंटू एम। बॉइलिंग पॉइंट मतलब आपको ये देखना है वांट ऑफ फैक्टर के डायरेक्टली क्या क्या है, और वेपर प्रेशर और फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली है बच्चों। इस फॉर्मूले के बाद क्वेश्चन नंबर 14 जरा बता दो मुझे। सर पेज नंबर उसी पेज पे 120 पे। फर्स्ट। The second option. सेकंड सर। अरे यार लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट है ना, तो फ्रीजिंग पॉइंट हाई होने के लिए I इंटू एम लो होना चाहिए। तो मोलैरिटी तो सबकी सेम है, तो वांट ऑफ फैक्टर सबसे कम सेकंड का होगा ना बच्चे, नहीं समझे? तीसरा क्या? अगर इसी क्वेश्चन में पूछता लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट तब? थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। अगर आपसे डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछता तब? सेकंड, फर्स्ट, फोर्थ, थर्ड। या गुड। तो आप समझ रहे हो ना कितने क्वेश्चन इसमें बन जाएंगे। और देखते हैं 121 पे 35 नंबर। वन 121 पे 35। तो सेकंड। हाँ जी सेकेंड ही होगा, क्यों? क्योंकि उसका भी 4 है और इसका भी 4 है। जिसको नहीं आएगा तुरंत पूछ लेगा। अच्छा 120 पेज पे 16 नंबर भी देख लो। 120 पे 16 नंबर। आया क्या 16? इतना टाइम क्यों लग रहा है? फोर्थ ऑप्शन। आंसर बताओ। 122 में 36, 122 36। थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। तो थर्ड ऑप्शन। गुड गुड, थर्ड ऑप्शन आ गया। सिंपल है।
127 पेज, 127 पेज पे क्वेश्चन नंबर 45। थर्ड ऑप्शन। नो 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 नो, सर फर्स्ट नहीं, हाँ फर्स्ट है, फर्स्ट एक्वस मीडियम। इनफाइनाइट डाइल्यूशन का मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ये हो गया बेटे। इनफाइनाइट डाइल्यूशन मींस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह से ट्रीट करवा रहा है उसको, तो 2 हो जाएगा, है ना। हाँ तो खैर अब 46 भी देख लो, 53, 54। पहले 40, इस बार इस फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, इस बार सिर्फ आई पे बात नहीं बनेगी, उसके साथ साथ मोलरिटी भी मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा किसका सबसे ज्यादा है, नहीं किसका सबसे कम है। मतलब फ्रीजिंग पॉइंट इनवर्सली होता है ना, तो I इंटू एम मल्टीप्लाई करो। इस बार ज्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। क्वेश्चन कौन सा है? सर कैलकुलेशन फास्ट करो, इसमें तो पेन नहीं उठाना पड़ेगा आपको। सर हाँ बोलो। क्वेश्चन कौन सा है? हाँ 127 पे 46 नंबर है बच्चे। सर थर्ड ऑप्शन। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। 53 एंड 54। इस बार अल्फा के टर्म में इसको निकालना है। देखो उसने 30% दे दिया ना, इसका मतलब स्ट्रॉन्ग की तरह से ट्रीट नहीं करना है। K4FeCN6 का आएगा 1 + 4 अल्फा, मैंने लिखवाया हुआ है 1 + 4 अल्फा, तो अल्फा की जगह 0.3 रख दो और आंसर बता दो। सर फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ। सर 2.2 है। आ जाएगा, सिंपल है। वन वन थ्री पे 13 नंबर, एक्चुअली में 113 पे 13, 14, 15 तीनों ही देख लो, सिंपल है साहब। इसका अल्फा के टर्म में स्ट्रॉन्शियम क्लोराइड का क्या आएगा, I = 1 + 2 अल्फा। सर क्वेश्चन नंबर बोलना। 113 पे 13, 113 पे 13, 13, 14, 15, 13, 14, 15 तीनों ही देख लो। वन टॉप फैक्टर दिया हुआ है, परसेंटेज पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है, इसमें आई दिया हुआ है। सेम पैटर्न पे 14 है, सेम पैटर्न पे 15 है, उस फॉर्मूले पे लगा दोगे। ये जो 7 फॉर्मूला आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस पे कम से कम इस चैप्टर में 100 क्वेश्चन मिलेंगे, कम से कम, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आते हैं क्वेश्चन, बड़े बड़े कैलकुलेशन का ट्रेंड चला गया है अब। सर 13th का 4 है। जो भी आए। फिफ्टींथ, सर थर्ड।
सर 14 का फर्स्ट, 15 का थर्ड। चलो अगली क्लास में अब बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट का क्वेश्चन न्यूमेरिकल करेंगे और उसके बाद फिर आगे ऑस्मोटिक और ये है ना। Smash the like button and also subscribe Mystery Notebook.